कई दिनों के हंगामे के बाद संसद में आज कामकाज होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 करेंगे पेश। कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पारित कराने के लिए करेंगे पेश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर किया करारा प्रहार। कहा, राहुल गांधी न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए नेताओं की भीड़ लेकर पहुंचे सूरत कोर्ट। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में जुटी है कांग्रेस। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत IIT कानपुर में आज से यूथ 20 विचार विमर्श सत्र का आयोजन। देश विदेश के 1200 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। नागालैंड में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन के क्षेत्र में बहुपक्षीय संभावनाओं पर B20 की बैठक। सिक्किम के नाथुला में भारी हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जारी। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 13 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चौंतीस आपराधिक मामलों को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की एक अदालत में हुए पेश। ट्रंप ने खुद को बेकसूर बताते हुए बाइडेन सरकार पर चुनाव में रोकने की साजिश का लगाया आरोप। और IPL में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ। कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दी थी 6 विकेट से मात। नमस्कार, DD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण किस तरह से हंगामे के कारण लगातार प्रभावित होता रहा है। बजट सत्र की समाप्ति में अब केवल 2 दिन बचे हैं और दोनों ही सदनों में आज गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। लोकसभा में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। और आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। सिंधिया ने कहा है कि राहुल गांधी जब जमानत के लिए गए तब कांग्रेस पार्टी ने अदालत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने व्यक्ति विशेष के लिए लोगों के आम जीवन में रुकावटें पैदा की। जो माहौल पूरे देश में तैनात किया गया, जहां शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई, आम जन की आवागमन में रोड़े अटकाए गए, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या यह गांधीवाद का सिद्धांत है? इस प्रश्न का उत्तर दें। और ये व्यक्ति विशेष के लिए क्यों सब किया जा रहा है?
और केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोझिकोड ट्रेन आग के आरोपी की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और आरपीएफ और एनआईए को धन्यवाद दिया है। This heinous crime has been apprehended in Ratnagiri district of Maharashtra. I thank the government of Maharashtra, their police, RPF and all the people connected with this, including NIA, who have been able to very rapidly, very quickly apprehend this person. और अब बात करेंगे G20 की। तो भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज से युवा 20 परामर्श बैठक का आयोजन होगा। इस 2 दिवसीय बैठक में भारत और विदेश के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में फ्यूचर ऑफ हीथ, टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर और इनोवेशन इन फ्यूचर ऑफ वर्क के विषयों पर पैनल चर्चा होगी। इसके साथ ही युवा प्रतिनिधि भविष्य की नीतियों को आकार देने के बारे में चर्चा करेंगे। पैनल चर्चाओं के अलावा 50 से अधिक स्टॉलों के साथ एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप्स द्वारा तकनीकी स्टॉलों के साथ विज्ञान, नवाचार और शिक्षा का प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि युवा 20 परामर्श बैठक एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो युवाओं को जोड़ने, विचारों और अनुभवों को साझा करने और वैश्विक चिंताओं को कम करने के लिए अभिनव समाधान खोजने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है। नागालैंड के कोहिमा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के चौथे B20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन आज कई बैठकें आयोजित होंगी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी का अवसर सम्मेलन का मुख्य विषय है। B20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। ये G20 के सबसे प्रमुख संवाद समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन प्रतिभागियों के रूप में मौजूद हैं। बैठक से पूर्वोत्तर में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा। बैठक के अलावा वहीं प्रतिनिधि नागालैंड की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। और गुवाहाटी में G20 की दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन प्रतिनिधियों ने मसौदा, मंत्री स्तरीय घोषणा के भाग 1 और 2 तथा प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरक्षण भाग 1 और 2 पर कल चर्चा की। सत्र के अंतिम दिन सामाजिक संरक्षण, सतत वित्त और वैश्विक कौशल अंतराल संबोधन पर चर्चाएं हुई। सदस्य देशों के कुल 74 प्रतिनिधियों, अतिथि देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भागीदारी की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह के लिए नोडल मंत्रालय है। G20 की बैठकें देश के विभिन्न शहरों में चल रही हैं। आगामी दिनों में ये बैठक वाराणसी में भी होनी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कुछ टूरिस्ट गाइड को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देकर तैयार कर रहा है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। G20 के लिए भारत मेजबान है, अध्यक्षता कर रहा है। वाराणसी में भी G20 की बैठकें होनी हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन ने वाराणसी, खासतौर से वाराणसी के लिए एक विशेष व्यवस्था की है, जिसमें 3 दिवसीय एक ट्रेनिंग कैंप रखा है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर रावत जी हैं। रावत जी, ये क्या व्यवस्था आपने की है G20 को देखते हुए? मैं बताना चाहूँगा कि G20 का आयोजन बनारस में 17 से 19 हो रहा है। G20 प्रदेश में 4 जगह है, जिसमें लखनऊ, आगरा हो चुका है। अब इसके बाद बनारस, देन नोएडा है। G20 के इस आयोजन में हमने यहाँ पर आने वाले आगंतुकों को एक गाइड की ट्रेनिंग रखी गई है, जिनकी आवश्यकता हमको होगी। ये गाइड विशेषकर पर्यटन विभाग से की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। ये बनारस के हैं। बनारस के विषय में हम इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि आने वालों को
लोगों को बनारस के विषय में ये जानकारी मिल सके और एक सहयोग के रूप में ये बनारस को उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। ये गाइड हैं जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। विकास जी, आप लोगों को इस ट्रेनिंग से कितना लाभ हुआ और G20 के लिए कितने तैयार अनुभव कर रहे हैं? लाभ तो इन सब लोगों का आशीर्वाद और बनाए रखे हैं, उनको दिया है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आगे काम आएगा। हम पिछले काफ़ी समय से भी गाइड का काम कर रहे हैं, तो आगे ये फ्रूटफुल ही होगा। आपको कितना लाभकारी लग रहा है और G20 की खासतौर से आयोजन में या मेज़बानी में आप कितना अपने आप को पाएंगे? मुझे लगता है सर ये बहुत बड़ा काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये केवल G20 के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को और स्पेशली हमारे बनारस को जो प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इससे सिर्फ हम G20 के माध्यम से सिर्फ प्रमोट ही नहीं करें, बल्कि हमें लगता है हमें एक छोटा मोटा रोजगार जो हमारे लोकल कम्युनिटी है, हमारे जैसे गाइड हैं, उनको भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ को प्रमोट करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके लिए सरकार को बहुत बहुत ट्रेनिंग से आपको कितना लाभ दिखाई दे रहा है? सर, पहली बात तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे पूरा बेसिक लेवल से प्रिपरेशन हो रही है। जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ है, आज हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ हमें एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि कैसे हम अपना बेस्ट और कैसे अपना एवरीथिंग हम सब तरफ से पोर्ट्रे कर सके एज अ डेस्टिनेशन और अ कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव। तो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड वी ऑल आर एक्साइटेड। हर तरह से जैसे कोशिश हो रही है, हम लोगों की भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले गेस्ट को बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। थैंक ये यू। लोग ही बनारस को रिप्रेजेंट करेंगे उन डेलीगेट्स के सामने जो G20 में यहाँ पर शामिल होंगे। अच्छा प्रयास है पर्यटन विभाग का इनको ट्रेनिंग देने का, ये भी उत्साहित हैं और पर्यटन विभाग भी उत्साहित है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। और वाराणसी के 4 उत्पादों को GI टैग की मान्यता मिली है। इस GI टैग के लिए वाराणसी के ही काम करने वाले पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने काफी प्रयास किए हैं, जिनसे DD न्यूज़ ने खास बातचीत की। GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए बड़ा मायने रखता है और वाराणसी के तो क्या कहने। वाराणसी के 4 उत्पादों को GI टैग में शामिल किया गया है और GI टैग के जो प्रणेता हैं डॉक्टर रजनीकांत जी, वो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। देखिए, बनारस अपने आप में दुनिया के एक वो अनूठा शहर है जहाँ पे विविधता इतनी भरी हुई है कि अकेले इस शहर में 18 GI क्राफ्ट हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और उसमें 20 लाख से अधिक लोगों को वो कारोबार मिला है और सालाना कारोबार इसका लगभग 25,500 करोड़ के आसपास है। अभी तक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पे GI मिला हुआ था जो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इन GI उत्पादों को जब भी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं या बाहर जाते हैं तो उसको भेंट करते हैं। कृषि उत्पादों के लिए GI पे काफी समय से चर्चा हो रही थी, क्योंकि बनारस का पान और बनारसी लंगड़ा आम ये राष्ट्रीय स्तर पे क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मशहूर है। तो उसके लिए कोविड के कठिन समय में GI का आवेदन किया गया था। नाबार्ड ने और राज्य सरकार ने उसमें सहयोग प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लोकल से ग्लोबल, तो जो GI है वो लीगल लोकल है, कानूनी लोकल है, इस बात की गारंटी देता है कि उसी भूभाग का है। अब हमें लग रहा है कि शायद सरकार के प्रयास से आने वाली इस गर्मी में बनारस का लंगड़ा आम GI टैग के साथ दुनिया के बाजार में जाएगा। दुनिया के बाजार GI टैग के साथ बनारसी लंगड़ा आम जाएगा, जो पहले भी जा रहा था। लेकिन ये कृषि उत्पादों को जो GI टैग मिला है, इससे वाराणसी और इसके आसपास के किसानों को भारी लाभ होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि उनके आय में इजाफा हो, और ये इजाफा का ही एक मापदंड है या एक कह सकते हैं टैग है। डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 68वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह में भाग लिया। सर्बानंद सोनोवाल ने मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
और आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,435 नए मरीज सामने आए हैं। इस अवधि में 2,508 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.76% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या 23,091 हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 3.38% है। वहीं कोरोना टीकाकरण की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1,979 खुराकें दी गई हैं। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए देश के तमाम राज्यों में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि कोरोना को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक हुई है। अस्पताल, एम्बुलेंस, सैनिटाइजेशन आदि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं। से जनपद वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। और अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो सतर्क रहें। कोई भी सिम्टम्स अगर आता है, कोई भी अगर लक्षण किसी में भी आते हैं तो अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर में ज़रूर टेस्टिंग करा लें। और एफबीआई की मदद से मैक्सिको में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को आज दिल्ली लाया गया। दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है। बॉक्सर सिविल लाइंस इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में वांछित था। ये एक बड़ी कामयाबी है कि समन्वित एक्शन से पहली बार मैक्सिको जैसी जगह से अपराधी को लेकर आया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी HGS धालीवाल ने बताया कि कई महीनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसका पीछा कर रही थी। दिल्ली NCR में इससे बड़ा अभी कोई और गैंगस्टर नहीं है। हमारे स्पेशल सेल के स्टाफ ने बड़ा एक्सटेंसिव काम किया और FBI के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी इसमें। और इसके अलावा मैक्सिकन पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि गृह मंत्री साहब के निर्देश के बाद ये स्पेशल जो एक फ्यूजिटिव्स थे जो कि वांटेड थे, इन पे कार्रवाई करी गई है। और उसके तहत एक बड़ी कामयाबी है कि इतने कोऑर्डिनेटेड एक्शन से पहली बार इतने डिस्टेंट जगह से, मैक्सिको जैसी जगह से लाया गया है। और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज से प्रवर्तन निदेशालय भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। सिक्किम में हिमस्खलन से लापता लोगों की तलाश करने के लिए तलाशी और बचाव अभियान फिर से शुरू हो गया है। चांगू झील और नाथुला के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले गंगटोक नाथुला जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि 20 से 30 पर्यटकों सहित 6 वाहनों के बर्फ में दबे होने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए गंगटोक के पास STNM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना की शक्ति कोर और सीमा सड़क संगठन BRO के परियोजना स्वास्थ्य, राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमों के बचाव अभियान में 6 स्थानीय लोगों सहित अब तक लगभग 23 पर्यटकों को बचाया जा चुका है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद KKI आचार्य और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को फिट इंडिया का मंत्र दिया था। पीएम मोदी ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा था कि फिट इंडिया को लेकर लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने देशवासियों से, खास करके हमारे युवाओं से फिट इंडिया का आह्वान किया था और मैंने हर किसी को निमंत्रण दिया था, आइए फिट इंडिया से जुड़िए, फिट इंडिया को लीड कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बड़े उत्साह के साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपना सपोर्ट दिखाते हुए मुझे लिखा है, पत्र भेजे हैं, सोशल मीडिया पर अपना फिटनेस मंत्र फिट इंडिया स्टोरीज भी शेयर की है।
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना उन उद्यमियों के लिए है जिन्हें प्राइमरी लेवल पर अपना व्यापार को शुरू करने के लिए कम पैसों की जरूरत है। ऐसे सभी उद्यमियों को 50,000 रुपए तक का ऋण 10 से 12% के वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसका भुगतान आवेदक 5 वर्ष की अवधि के अंतर्गत कर सकते हैं। मैंने पहले एक छोटी मशीन खरीदी जो कि 4 लाख की थी। उसके बाद मैंने वो लोन चुकता करने के बाद एक मशीन और खरीदी 6 लाख की, जो भी मुझे मुद्रा लोन के थ्रू ही मिली। उससे मेरा बिजनेस यानी कि नियर अबाउट 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया और एक्यूरेसी भी बढ़ गई और मेरा जीवन यानी कि और भी सुखम तरीके से मैं जी रहा हूँ। अभी पालन पोषण अपने बच्चों को अच्छे से कर रहा हूँ। सरकार की इतनी अच्छी ये योजना है मुद्रा लोन, विदाउट एनी गारंटी है। जो भी आदमी काम करने का इच्छुक है वो बैंक में जाके इस लोन के बारे में पता करे और इजीली मिलता है ये लोन। कोई इसमें किसी गारंटी डालने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपको अपना काम दिखाना है, थोड़ा बहुत जो आप काम कर रहे हो उसके ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा। और स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबंधित गतिविधि के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्गों के 1.80 लाख से ज्यादा उद्यमियों को सशक्त बनाया गया है। जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। जीवन भर सामाजिक अन्याय और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है। 5 अप्रैल 1908 को बिहार में जन्मे बाबू जगजीवन राम दलितों एवं शोषितों के सच्चे प्रतिनिधि थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम सभी जाति और धर्म के लोगों को जोड़ना चाहते थे ताकि भारत की एकता हमेशा बनी रहे। दलित एवं कमजोर लोगों के कल्याण के लिए उनके दृढ़ समर्पण और निरंतर संघर्षरत रहने की वजह से उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता था। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई के सक्रिय सेनानी रहे पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। समाज के वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उनके प्रयास सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। बात करेंगे खेलों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। पिछले सीजन के उपविजेता राजस्थान की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है, वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स की टीम ने भी केकेआर को हराकर जीत हासिल की है। राजस्थान के लिए विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर टीम के लिए अहम हैं, जबकि कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। पंजाब किंग्स का पहले मैच में प्रदर्शन शानदार रहा था। शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत किया था। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। टीम को गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से हरा दिया। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने नाबाद 62 रनों की पारी खेली। दिल्ली की ये इस सीजन में लगातार दूसरी हार है। और आइए अपने एक नजर डालेंगे इस समय की सुर्खियों पर। तो विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक स्थगित। विपक्ष के अड़ियल बर्ताव की वजह से बजट सत्र के दूसरे चरण में नहीं हो पा रहा है कामकाज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर किया करारा प्रहार। कहा, राहुल गांधी न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए नेताओं की भीड़ लेकर पहुंचे सूरत कोर्ट। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में जुटी है कांग्रेस। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत IIT कानपुर में आज से यूथ 20 विचार विमर्श सत्र का आयोजन। देश विदेश के 1200 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। नागालैंड में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन के क्षेत्र में बहुपक्षीय संभावनाओं पर B20 की बैठक।
सिक्किम के नाथुला में भारी हिमस्खलन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जारी। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 13 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चौंतीस आपराधिक मामलों को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की एक अदालत में हुए पेश। ट्रंप ने खुद को बेकसूर बताते हुए बाइडेन सरकार पर चुनाव में रोकने की साजिश का लगाया आरोप। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ। कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दी 6 विकेट से मात। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।